वेलकम बच्चों। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इनको बोलते हैं या फिर रेडिएंट एनर्जी भी इनको बोला जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में सबसे पहले जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। उन्होंने क्या बताया, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं जो वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। इस टाइप की वेव्स को, इस टाइप के रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम दिया गया। किसने? मैक्सवेल ने नाम दिया। क्लियर? उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हमें पढ़ना है आज के टॉपिक में। तो देखो, सिंपली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दीज आर दी एनर्जी रेडिएशंस विच डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ये ऐसे रेडिएशंस या ऐसे एनर्जी रेडिएशंस होते हैं जिन्हें प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी टाइप के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनके एग्जांपल से अल्ट्रावायलेट रेज हो सकते हैं, एक्स रेज हो सकते हैं, रेडियो वेव्स हो सकते हैं, माइक्रोवेव्स हो सकते हैं, इंफ्रारेड वेव्स हो सकते हैं। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। मतलब उनकी जो ट्रेवलिंग की वेलोसिटी होती है, ट्रेवल करने की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। और लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो भी लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल कर सकते हैं। एक बात पता चली गई कि इनको ट्रेवल करने के लिए किसी टाइप के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या चीज है? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हुए होते हैं। ठीक है? उनके जो ओसिलेशंस होते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो ये वाइब्रेशंस होते हैं ये वेव के ट्रांसफर होने की जो डायरेक्शन है उसके भी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। क्या बोल रहा हूँ? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते रहते हैं? ओसिलेट करते हैं। और इनके जो ओसिलेशन होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ओसिलेशन करेगा, वाइब्रेशन करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में क्या करेगा? ओसिलेशन करेगा। और इनके जो ओसिलेशन होते हैं ये वेव जिस पाथ पे या जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसके भी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इन्हें हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखो बेटा, इस डायग्राम में सपोज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस वाई एक्सिस पे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस कहाँ हैं? एक्स एक्सिस पे। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और यही मैंने बोला है कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे और दोनों के वाइब्रेशंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो ये परपेंडिकुलर मैंने रिप्रेजेंट किए हुए। उसके बाद में मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस है उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन ट्रेवल करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस वाई एक्सिस पे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन एक्स एक्सिस पे, तो जो वेव के ट्रेवलिंग की डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब कौन सी डायरेक्शन में होगी? जेड डायरेक्शन में होगी। क्लियर है बात? इसलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेव के ट्रेवल की डायरेक्शन थी वो तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। आ रही है बेटा बात समझ में? इसके बाद में किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 6 क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। वो 6 क्वांटिटीज कौन कौन सी है इन्हें हम आगे देखते हैं। सबसे पहली जो क्वांटिटी है वो है वेवलेंथ। किसी भी वेव की वेवलेंथ क्या चीज होती है? किसी भी वेव की वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट
ट्रफ्स और टू नियरेस्ट क्रेस्ट। किसी भी वेव में दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच की या दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोला जाता है? वेवलेंथ बोला जाता है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक वर्ड लैम्डा से। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सपोज ये कोई वेव है, ठीक है। इस वेव में जो ये टॉप वाला पार्ट होता है इसे क्या बोला जाता है? क्रेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो दो नियरेस्ट क्रेस्ट यही हुए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोला जाएगा? वेवलेंथ बोला जाएगा। या फिर जो बॉटम वाला जो पार्ट होता है इसे क्या बोला जाता है? ट्रफ बोला जाता है। तो दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बोल सकते हैं, दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को भी क्या बोल सकते हैं? वेवलेंथ बोल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रफ और टू नियरेस्ट क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से भी डिनोट करते हैं। और देखो, अगर बात की जाए वेवलेंथ को मेजर करने की, किस यूनिट में मेजर किया जाता है, तो एक टाइप से डिस्टेंस है मतलब लेंथ है, तो इसको लेंथ की यूनिट में ही मेजर किया जाता है। अब ये क्या है? बहुत स्मॉल लेंथ है, तो इसको जनरली एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की। इसी तरीके से माइक्रोमीटर में भी क्या किया जाता है? इसको मेजर कर लिया जाता है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू हम जानते हैं 10⁻6 मीटर होता है और 10⁻4 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? इसके बाद में 1 नैनोमीटर में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है वेवलेंथ को, और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻9 मीटर होता है, और सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? ये 10⁻7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये किसकी बात हो गई? वेवलेंथ की बात हो गई। इसके बाद में सेकंड जो क्वांटिटी आती है वो है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्वांटिटी क्या है? फ्रीक्वेंसी। और किसी भी वेव के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स passing through a point per second। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकंड कितनी वेव्स पास हो रही है उनकी नंबर सी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कहलाती है। क्लियर है बात? किसी पर्टिकुलर, सपोज जैसे ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट से पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है उनकी नंबर्स क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है? न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बात की जाए इसको मेजर करने की, तो इसको साइकिल पर सेकेंड, यहाँ पे वेव की बात हो रही है तो वेव पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है सीपीएस या फिर हर्ट्ज में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है या तो सीपीएस में या फिर हर्ट्ज में। हर्ट्ज को ही हम पर सेकेंड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई? फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है उन वेव्स की नंबर को ही क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। सीपीएस में मतलब साइकिल पर सेकेंड में या फिर हर्ट्ज में इसको मेजर किया जाता है। ये इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। क्लियर है बात यहाँ तक? इसके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर सेकेंड। कोई वेव पर सेकेंड जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वही उसकी क्या होगी? वेलोसिटी होगी।
और मैंने स्टार्टिंग में बताया है जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो लाइट की वेलोसिटी या लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, और लाइट की जो स्पीड होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे c से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वेव की स्पीड को या वेलोसिटी को c से डिनोट करते हैं। इसके अलावा वेलोसिटी, किसी भी वेव की वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है c इक्वल्स टू म्यू इंटू लैम्डा। c इक्वल्स टू म्यू इंटू लैम्डा, मतलब किसी भी वेव की वेलोसिटी उस वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होती है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से तो वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे, मतलब उनकी वेलोसिटी क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी, कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर में बात करो तो 10⁻10 और मीटर में बात करो तो 10⁸8। ठीक है, यहाँ से दो चीज पता चल रही है। देखो, एक तो क्या, अगर मैं बात करूं यहाँ से म्यू की वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालूं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c/λ हो जाएगा। और दूसरी बात क्या पता चल रही है, c तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब अगर किसी वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर किसी वेव की वेवलेंथ कम है इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनवर्स रिलेशन चलेगा, एक कम है तो दूसरा ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा है तो दूसरा कम होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये किसकी बात की हमने, वेलोसिटी की बात की। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट जो वो है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल क्या होता है, वेव नंबर। इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यू से तो फ्रीक्वेंसी को, अगर उसके ऊपर बार लगा देते हैं तो न्यू बार किसको हिंट करता है, वेव नंबर को। और न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ, क्योंकि ये क्या होता है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इज दैट क्लियर? और वेवलेंथ को हम सेंटीमीटर मीटर में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वेव नंबर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। ये किसकी यूनिट होती है, वेव नंबर की यूनिट्स होती है। क्लियर है बात यहाँ तक? ये किसकी बात हो गई, वेव नंबर की बात। इसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म है वो है एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी भी वेव के लिए एम्पलीट्यूड होता है हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। किसी भी वेव में क्रेस्ट की हाइट या फिर ट्रफ की जो डेप्थ है, गहराई है, उसे क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। जैसे देखो, सपोज ये कोई वेव है, इसमें जो क्रेस्ट की ये मैक्सिमम हाइट है इसे क्या बोला जाएगा, एम्पलीट्यूड। या फिर ट्रफ की जो ये डेप्थ है इसे क्या बोला जाएगा, एम्पलीट्यूड बोला जाएगा। और इसको जनरली कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। आ रही है बात समझ में? वेव नंबर, एम्पलीट्यूड के बाद में जो सिक्स्थ क्वांटिटी है वो है टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय अ वेव to complete a cycle or vibration। किसी वेव को एक साइकिल या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम रिक्वायर होता है उसे क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड बोला जाता है। ठीक है, और टाइम पीरियड यहाँ पे जनरली कैपिटल टी या टो से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसे क्या बोला जाता है, टो बोला जाता है।
और ये इक्वल होता है 1/μt, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी यूनिट की, तो टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड पर साइकिल। साइकिल पर सेकंड तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेकंड पर साइकिल। ये किसकी यूनिट होती है, टाइम पीरियड की यूनिट होती है। आ रही है यहाँ तक बात समझ में। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन increasing or decreasing order of their wavelengths or frequencies। क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंज किया जाता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। जैसे देखो, अगर मैं डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करता हूं उनकी फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये स्पेक्ट्रम इस तरीके से मिलता है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कौन कौन सी वेव्स होती है, देखो एक तो होती है कॉस्मिक रेज, ठीक है, उसके बाद में गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, ठीक है, इसके बाद में माइक्रोवेव, एंड सबसे लास्ट में होता है रेडियो वेव। रेडियो वेव, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यहाँ पे मैंने इन्हें जो अरेंज किया है ये किस तरीके से किया है, अगर इस डायरेक्शन में हम बढ़ते हैं तो इस डायरेक्शन में कौन इंक्रीज होता है, इनके लिए वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। और अगर मैं इस डायरेक्शन में बढ़ता हूँ तो यहाँ पे कौन इंक्रीज होता है, इनके लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी वेवलेंथ या उनकी फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यहाँ पे देखो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करते हैं, लेमडा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम वेवलेंथ होती है कॉस्मिक रेज की, उसके बाद गामा रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जिनको मैंने वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल लो या फिर फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल लो। क्लियर, इस तरीके से अरेंज किया तो ये स्पेक्ट्रम मिला। इसे कैसे याद रखते हैं, किस टाइप की ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन कौन से रेडिएशन आते हैं, इन्हें याद रखने का तरीका है। देखो, CGX U व्हील, CGX U व्हील, यहाँ पे VIMR करना है, ठीक है। CGX U व्हील में C फॉर कॉस्मिक रेज, G फॉर गामा रेज, X फॉर एक्स रेज, U फॉर अल्ट्रावायलेट रेज, V फॉर विजिबल, I फॉर इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रोवेव एंड R फॉर रेडियो वेव। इस तरीके से याद रखना है। और CGX U व्हील में अगर C से R की तरफ बढ़ते हो तो लेमडा मतलब वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर R से C की तरफ बढ़ते हो तो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ये याद रखना। क्लियर, इससे ज्यादा चीज याद रखने की जरूरत नहीं। आगे देखो बेटा, जो विजिबल रेडिएशंस होते हैं वो कैसे रेडिएशन होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं हमारी नेकेड आइज के थ्रू। और विजिबल रेडिएशन में हमें 7 टाइप के कलर्स तक दिख सकते हैं। वो कौन कौन से कलर होते हैं, वो होते हैं VIBZ YOR, विबग्योर,
V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, orange and red। ये जो 7 कलर हैं ये हमें विजिबल रेडिएशन में दिख सकते हैं। और विजिबल रेडिएशन के जो ये 7 कलर्स हैं, इन्हें अगर इनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया जाता है, तो ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है इसे बोला जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है इसे? विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और विजिबल स्पेक्ट्रम में याद रखना, जो वायलेट कलर होता है इसकी वेवलेंथ ऑलमोस्ट 400 नैनोमीटर होती है और रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है ऑलमोस्ट 750 नैनोमीटर होती है। मतलब जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो 400 से 750 नैनोमीटर के बीच में होता है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी? वायलेट कलर की होती है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी? रेड कलर की होती है। ये चीज़ याद रखना। क्लियर है बात? उसके अलावा एक चीज़ ये भी हम याद रख सकते हैं, अगर मैं डिफरेंट वेव्स की बात करूं तो उनके लिए फ्रीक्वेंसी रेंज क्या क्या हो सकती है ऑलमोस्ट, ये भी मैं एक बार बता देता हूं। देखो इधर, अगर मैं बात करूं किसकी? रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 10⁻6 हर्ट्ज होती है। क्लियर? इसके बाद में अगर मैं बात करूं माइक्रोवेव्स की, तो इनकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 10⁻10 हर्ट्ज की होती है। इसके बाद बात करूं अगर मैं इंफ्रारेड की, तो इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 10⁻13 हर्ट्ज के आसपास होती है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं विजिबल रीजन की, तो विजिबल रीजन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑलमोस्ट 10⁻15 हर्ट्ज की रेंज की होती है। और अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट कितनी होती है? 10⁻6 हर्ट्ज के इक्वल होती है। ये चीज़ भी हम याद रख सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। क्लियर?